आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहाँ आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। हाँ बिल्कुल, आज का मुद्दा सच में बहुत गहरा और जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी डरावना है ना, जहां कल सुबह कोई उठे और उसकी रसोई में रखा आम एलपीजी गैस सिलेंडर अचानक से 4,000 रुपए का हो जाए। हाँ, 4,000 रुपए सुनने में किसी साइंस फिक्शन या डिस्टोपियन फिल्म का सीन लगता है। एकदम। लेकिन 2026 के भारत में ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की कहानी नहीं खोलने वाले हैं। सही कहा, हम उस 2026 के ईरान युद्ध की बात कर रहे हैं जिसने न्यू दिल्ली के सबसे सुरक्षित डिप्लोमेटिक कॉरिडोर से लेकर देश के एक आम नागरिक की रसोई तक को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल। हमारे पास जो रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और हालिया ब्रिक्स समिट के अंदर की खबरें हैं, उन्हें देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत इस वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी की एक बेहद पतली रस्सी पर चल रहा है और इस रस्सी के नीचे आग लगी हुई है। और इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें उस बंद ताबूत जैसे कमरे में चलना होगा जहां हाल ही में न्यू दिल्ली में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की बैठक हुई थी। तो असल में इस मीटिंग के अंदर बात इतनी क्यों बिगड़ गई? बाहर जो खबरें आई हैं उनमें तो यही बताया जा रहा है कि मीटिंग लगभग एक युद्ध के मैदान में बदल गई थी। वजह बहुत ही संगीन थी। देखिए, आमतौर पर ब्रिक्स एक ऐसी जगह होती है जहां दुनिया के बड़े देश एक आम सहमति बनाते हैं, लेकिन इस बार न्यू दिल्ली में जो हुआ वो एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक से कम नहीं था। ईरान और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच वहां ऐसी खुली और कड़वी बहस हुई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वेट, खुली बहस? पर आरोप क्या था एक दूसरे पर? असल में ईरान के नेता अरागची ने यूएई पर सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने यूएस और इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने दिए हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, और ये सिर्फ एक हवाई आरोप नहीं था। अरागची वहां बेहद भावुक थे। उन्होंने मीनाब शहर के एक स्कूल पर हुए हमले का पूरा जिक्र किया जिसमें 170 बच्चों की जान चली गई। 170 बच्चे। सोचिए उस कमरे का माहौल कितना टेंस हो गया होगा। एकदम। उनका क्लियर स्टैंड था कि उस स्कूल पर जो मिसाइल गिरी उसकी बुनियाद में यूएई की मिली भगत है, और इस आरोप पर यूएई के नेता अल मरियार चुप नहीं बैठे। जाहिर है यूएई भी काउंटर अटैक करेगा ही। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान अपनी हरकतों से और यूएई के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करके पूरे रीजन को तबाही की तरफ ढकेल रहा है। लेकिन क्या इस सब के बीच बाकी देश शांत बैठे थे? मेरा मतलब है साउथ अफ्रीका और रशिया जैसी पावर्स भी तो वहां थे ना, उन्होंने बीच बचाव नहीं किया? कोशिश पूरी की गई। साउथ अफ्रीका और रशिया ने इस बहस को शांत करने और एक बीच का रास्ता निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर मीटिंग का नतीजा क्या निकला? कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया? नहीं, वही तो बात है। ब्रिक्स का सबसे बड़ा नियम कंसेंसस यानी आम सहमति का होता है। जब दो मुख्य सदस्य इस तरह आमने सामने खड़े हो जाए तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट निकालना नामुमकिन हो जाता है, और मीटिंग बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। यानी ब्रिक्स मीटिंग की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। पर अगर हम इस मुद्दे पर भारत के नजरिए से सोचें तो एक बात काफी अजीब लगती है। हम इस ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहे थे ना। हाँ बिल्कुल। एक तरफ दुनिया भारत को विश्वगुरु या रीजनल सुपर पावर मानती है, और दूसरी तरफ दो देश हमारे ही आंगन में आकर लड़ रहे हैं, और भारत इस पूरे युद्ध में पूरी तरह से न्यूट्रल यानी तटस्थ बना हुआ है। ये पॉइंट बहुत लोग उठा रहे हैं। देखिए, ये तो वही बात हुई कि एक बड़े जहाज के इंजन रूम में दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और हम डेक पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम किसी की तरफ नहीं है। लेकिन अगर इंजन में आग लग गई तो जहाज तो हमारा भी डूबेगा ना। क्या इस चुप रहने वाली पॉलिसी से भारत की छवि कमजोर नहीं हो रही? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, और यही वो सवाल है जो हर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त पूछ रहा है। भारत पहले विश्वगुरु बनने की बात जरूर करता था, लेकिन इस हालिया संकट में भारत एक फ्री एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। फ्री एजेंट? मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फ्री एजेंट का मतलब ये नहीं
कि भारत कमजोर है या उसको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब ये है कि भारत किसी दूसरे की लड़ाई में अपने हाथ नहीं जलाना चाहता। लेकिन इसका एक नुकसान जरूर दिख रहा है, और वो है पाकिस्तान का उभरना। हाँ, वही ना। जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से सिर्फ अपने आर्थिक संकट में उलझा हुआ था, वो अचानक से इस ग्लोबल क्राइसिस में एक शांतिदूत या पीस मेकर बनकर घूम रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान इस वक्त एक एक्टिव मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो 15 पॉइंट यूएस प्लान और 10 पॉइंट ईरान प्लान लेकर लगातार डिप्लोमेसी कर रहा है। वेट, पाकिस्तान यूएस और ईरान के प्लान्स लेकर घूम रहा है? हाँ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक दार ने तो बीजिंग में जाकर टॉप लेवल बैठक भी की है। जब एक तरफ से पाकिस्तान इस तरह ग्लोबल स्टेज पर खुद को आगे रख रहा है, तो जाहिर है दुनिया भर में ये मैसेज जा रहा है कि इस पूरे रीजन में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम अब पाकिस्तान ने उठा लिया है। तो ऐसे में भारत की टॉप लीडरशिप यानी पीएम मोदी, एस जयशंकर और अजीत डोभाल, उनका इस पर क्या रिएक्शन है? अगर पाकिस्तान इतना आगे बढ़ रहा है तो हम मीडिएटर क्यों नहीं बन सकते? हमारे पास तो डिप्लोमैटिक वेट और रिसोर्सेज दोनों हैं। देखिए, डिप्लोमैटिक में एक रूल होता है कि आप वही मध्यस्थता करते हैं जहां दोनों पार्टीज शांति चाहती हों। भारत की फॉरेन पॉलिसी लीडरशिप की जो त्रियाद है, उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और प्रैग्मैटिक नेशनल इंटरेस्ट का रास्ता चुना है। यानी उन्हें पता है कि इस आग में पड़ने से हमारा नुकसान होगा। एकदम सही। पीएम मोदी ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू और अरब नेताओं से लगातार बात की है, लेकिन जयशंकर ने एक बात बहुत क्लियरली डिफाइन कर दी है कि इंडिया कैन नॉट बी अ ब्रोकर नेशन। यानी भारत शांति की बात जरूर करेगा, पर दो ऐसी ताकतों के बीच का ब्रोकर नहीं बनेगा जिन्होंने लड़ाई लड़ने की ठान ली है। लेकिन ये प्रैग्मैटिक अप्रोच डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कितनी चल रही है? क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल रिपोर्ट्स देखें तो इस न्यूट्रलिटी को अंदर ही अंदर काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हाँ, अगर हम इसका पॉलिटिकल एंगल निष्पक्ष रूप से देखें तो ऑपोजिशन, खासकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चुप्पी पर बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। उनका तर्क क्या है इस पर? उनका तर्क ये है कि एक तरफ यूएस और इजराइल ईरान पर तबातोड़ हमले कर रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की असैसिनेशन हो जाती है और भारत सरकार चुप बैठी है। राहुल गांधी ने इस फॉरेन पॉलिसी को खुलेआम एक जोक कहा है। ऐसा क्यों? उनका कहना है कि अगर देश एक ग्लोबल पावर होने का दावा करता है तो वो ऐसी सिचुएशंस में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकता, खासकर तब जब पड़ोसी देश पाकिस्तान पीसमेकर का टैग ले जा रहा हो। और बात सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की नहीं है ना, बात तो हमारी अपनी समुद्री सुरक्षा की भी आ गई है। इस पूरे टाइमलाइन में एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले तगड़े दावे पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मैं बात कर रहा हूं आईआरएस डीना की। सही कहा। आईआरएस डीना एक ईरानियन वॉरशिप था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी ही इंडियन नेवी एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद वापस ईरान लौट रहा था, और तभी यूएस ने इस वॉरशिप को हमारे ही पड़ोस में श्रीलंका के करीब डुबो दिया। वेट, श्रीलंका के करीब? यानी हमारे बिल्कुल बैकयार्ड में? बिल्कुल। अब ये एक बहुत बड़ा धक्का था। भारत हमेशा से ये कहता आया है कि इंडियन ओशन में वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, लेकिन जब एक मेहमान जंगी जहाज को आपके आंगन के बिल्कुल बाहर एक सुपर पावर डुबा दे और भारत कोई तुरंत मिलिट्री या सख्त डिप्लोमैटिक कदम न उठाए, तो इसका इम्पैक्ट आसपास के देशों पे पड़ा होगा। हाँ, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों में ये मैसेज गया कि भारत शांति काल में तो बड़ा नेता है, पर जब सुपर पावर्स की आपस में ठंडी होती है तो भारत खामोश हो जाता है। ये वाकई समझने वाली बात है कि शांति काल में ताकत दिखाना और युद्ध काल में ताकत दिखाना दो अलग बातें हैं। यहाँ से मामला वाकई बहुत दिलचस्प और थोड़ा डरावना हो जाता है। आप रसोई वाले संकट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। हम कितना भी कह लें कि हम इस युद्ध से दूर हैं, सच तो यह है कि इस युद्ध ने आकर हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे दुखती रग पर पूरी ताकत से मुक्का मार दिया है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। ये एक बहुत ही पतला समुद्री रास्ता है जिसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ यूएई और ओमान। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 21 माइल है। 21 माइल बस, यानी एक चोक पॉइंट बन गया। हाँ, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी की सांसें इसी रास्ते से चलती हैं, और जब ईरान ने घोषणा की कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहा है,
तो भारत के लिए ये किसी दिल के दौरे से कम नहीं था। इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि बस पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने का सीधा कनेक्शन देश के किचन क्राइसिस यानी रसोई के संकट से है। वही ना, डेटा बताता है कि भारत का 90% आयात किया हुआ एलपीजी और 55% एलएनजी इसी पतले रास्ते से गुजर कर आता है। जैसे ही ईरान ने वहां अपने शिप्स लगाए और रास्ता रोका, भारत में हाहाकार मच गया। और इसका नंबर्स पर कैसा असर दिखा? नंबर्स पर गौर करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल देखते ही देखते $80 से उछलकर $120 पर बैरल क्रॉस कर गया। पर इसका सीधा इम्पैक्ट देखिए, भारत में कुकिंग फ्यूल का खर्चा लगभग 7% अचानक बढ़ गया। यानी जो एलपीजी सिलेंडर कल तक आराम से मिलता था, आज ब्लैक मार्केट में 4,000 रुपए तक का बिक रहा है। अब आम आदमी 4,000 का सिलेंडर तो नहीं खरीद सकता। एकदम सही। और इसका ग्राउंड असर ये हुआ कि ई-कॉमर्स साइट्स पर जैसे Amazon पर इंडक्शन स्टोव्स की सेल में 30 गुना उछाल आया है। 30 गुना? लोग सोच रहे हैं कि चलो गैस नहीं तो बिजली से खाना बनाएंगे, लेकिन बिजली भी तो आसमान से नहीं आती। बिजली बनाने के लिए भी तो कोयला और गैस चाहिए होती है। बिल्कुल, इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स का हाल ये है कि उनको खाना तो बनाना है पर गैस नहीं है, तो सरकार को मजबूरन उन्हें 1 महीने तक लकड़ी और बायोमास जलाने की छूट देनी पड़ी। और इसके नतीजे तो भयानक होंगे। शहरों के अंदर होटल्स जब धड़ाधड़ लकड़ी जला रहे हैं तो पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा होगा। पोल्यूशन के साथ साथ फूड सप्लाई चेन भी टूट रही है, खाने के दाम बढ़ गए। इससे एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन। अच्छा, लोग वापस गांव जा रहे हैं। हाँ। जो लोग गांव से शहरों में आए थे बेहतर जिंदगी की तलाश में, वो वापस लौट रहे हैं। क्योंकि जब पकाने के लिए गैस ही नहीं है और खाने का खर्चा दुगना हो गया है, तो शहरों में जिंदा कैसे रहेंगे? और सिर्फ रसोई ही नहीं, इस एनर्जी चोक होल्ड ने हमारी इंडस्ट्रीज को भी घुटनों पर ला दिया है। सोचकर अजीब लगता है कि मिडिल ईस्ट में हुई एक लड़ाई का असर गुजरात के एक शहर मोरबी पर कैसे पड़ता है। मौलवी का एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा है इस क्राइसिस में। बिल्कुल। मोरबी भारत की सिरामिक और टाइल्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर है। वहां फैक्ट्री की भट्टियों को दिन रात कंटिन्यूअसली हीट की जरूरत होती है। जब गैस सप्लाई रुकी तो अचानक वहां लगभग 3 हफ्ते के लिए पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई। और सिरामिक इंडस्ट्री में अगर भट्टी एक बार ठंडी हो जाए तो नया सेटअप करने में करोड़ों का नुकसान होता है। हजारों लोग बेरोजगार हो गए इसके चक्कर में। तो इस पूरी आग को बुझाने के लिए भारत का काउंटर अटैक क्या है? हमें बताया गया था कि हमारे पास रिजर्व्स हैं, हमारी नीतियां मजबूत हैं। हम इस इकोनॉमिक चोकहोल्ड से कैसे निकल रहे हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो भारत का जवाब 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है आग बुझाने वाले तुरंत कदम यानी शॉर्ट टर्म मूव्स, और दूसरा है ऐसी आग दोबारा ना लगे उसकी तैयारी यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। तो पहले इन शॉर्ट टर्म मूव्स की बात करते हैं। हम तुरंत क्या कर रहे हैं? इंडियन नेवी ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने ऑपरेशन संकल्प को मैसिव लेवल पर एक्टिवेट किया। ये वही ऑपरेशन है ना जिसमें नेवी हमारे मर्चेंट शिप्स को बचाकर ला रही है? लेकिन एक नेवल एस्कॉर्ट दिखता कैसे है समुद्र में? हाँ, देखिए, ये कोई आम पेट्रोलिंग नहीं है। इसमें हमारी डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स जैसे INS शिवालिक और नंदा देवी सीधे तौर पर हमारे एनर्जी कैरियर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। जैसे क्रूड टैंकर्स को? बिल्कुल, जैसे जग लाडली एक मैसिव क्रूड टैंकर है, उसको समुद्र में चारों तरफ से घेर कर ड्रोन्स और मिसाइल से बचाकर लाना पड़ रहा है। एक तरह से हर टेल के टैंकर के साथ एक पूरा फ्लोटिंग फोर्ट चल रहा है। ये तो हुई सुरक्षा की बात, पर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो टेल आ कहां से रहा है? दूसरा काउंटर अटैक वही था। गल्फ ब्लॉक हुआ तो हमने रास्ता बदला। हम तुरंत US, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों की तरफ मुड़े और वहां से ऑयल और LPG लाना शुरू किया। लेकिन ये रास्ता तो बहुत लंबा और महंगा होगा। ब्राजील से शिप लाने में तो हफ्तों लग जाते हैं। उसका खर्चा कौन दे रहा है? वही तो समस्या है। इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ सरकार ने एक बड़ा आर्थिक रिस्क लिया है। ग्लोबल मार्केट में तेल इतना महंगा हो गया है, लेकिन सरकार आम जनता पे इसका पूरा बोझ नहीं डालना चाहती, वरना इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो सरकार लॉस सह रही है? हाँ, सरकार एक्साइज ड्यूटी में डेली लगभग 407 करोड़ रुपए का लॉस अपने ऊपर ले रही है। इसके साथ ही PM मोदी ने एक नेशनल रेजोल्यूशन लागू किया है, जो बेसिकली एक इमरजेंसी वॉर टाइम इकोनॉमी का फ्रेम है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम को वापस लागू किया गया है।
ताकि लोग कम्यूट ना करें और फ्यूल बचे। बिल्कुल। साथ ही गोल्ड और नॉन एसेंशियल फॉरेन ट्रैवल पर तुरंत बैन लगाया गया है ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ना गिरे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। चलिए, ये तो तुरंत आग बुझाने की बात हुई, लेकिन अगर हम सच में एक विश्व गुरु या इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ख्वाब देखते हैं तो हर दूसरे साल हम मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के कारण घुटनों पर नहीं आ सकते। लॉन्ग टर्म में इस डिपेंडेंसी को हमेशा के लिए खत्म करने का क्या प्लान है? यहाँ पर भारत के सबसे अग्रेसिव स्ट्रक्चरल मूव्स दिखते हैं। सबसे पहला बड़ा कदम है एथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है। इसका मतलब है पेट्रोल में 20% गन्ने या किसानों के क्रॉप से बना इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इससे काफी पैसा बचा होगा। हाँ, इसने ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट बिल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम किया है। दूसरा है SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का फेज 2। चांदीखोल और पदूर में जमीन के नीचे नमक की गुफाओं में जो विशाल रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक किया गया है ताकि ऐसी क्राइसिस में हमारे पास महीनों का तेल बैकअप हो। लेकिन इस SPR और एथेनॉल के आगे जो एक बहुत ही जरूरी बहस इस वक्त चल रही है, उस पर आना चाहता हूं। हर कोई कह रहा है कि ईवीज अपना लो, इलेक्ट्रिक की तरफ चलो। हाँ, ईवीज को फ्यूचर माना जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो लिथियम आयन बैटरी से चलती हैं, और लिथियम पर कंट्रोल किसका है? ज्यादातर उन देशों का जिनके साथ हमारा व्यापारिक या सीमा विवाद चलता रहता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ एक तेल की गुलामी छोड़कर दूसरी लिथियम की गुलामी में नहीं फंस रहे हैं? ये एकदम कोर सवाल है और इंडियन पॉलिसी मेकर्स इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि अब पूरा फोकस ऑफ फंडिंग लिथियम आयन से शिफ्ट होकर सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी पर जा रही है। और यहाँ एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है हमारे लिए। वेट, सोडियम आयन यानी नमक पर आधारित बैटरी, इसमें आहा मोमेंट क्या है? आहा मोमेंट ये है कि लिथियम दुनिया में गिन चुनकर कुछ ही जगह मिलता है, जिसके लिए माइंस खोदनी पड़ती हैं और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सोडियम सबसे ज्यादा समुद्र के पानी में यानी नमक में पाया जाता है। और भारत के पास तो हजारों किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है। एकदम, हमारे पास समुद्र की और नमक की कोई कमी नहीं है। सोडियम आयन बैटरीज शायद लिथियम जितनी हल्की ना हो, पर एनर्जी स्टोरेज के लिए, ईवीज के लिए और ग्रिड स्टोरेज के लिए ये एक परफेक्ट, सस्ता और हमेशा के लिए स्वदेशी विकल्प बन सकती है। वाओ, ये सच में गेम चेंजर है। यानी तेल के कुएं और लिथियम की खदानों की जगह अब हमारा अपना समुंदर हमारी ऊर्जा बनेगा। और मैंने इन रिपोर्ट्स में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs का भी जिक्र पड़ा है। ये जनरल न्यूक्लियर प्लांट से कैसे अलग हैं? देखिए, ट्रेडिशनल न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे कूडनकुलम बहुत बड़े होते हैं। इन्हें बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं और लोकेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट सेफ्टी इश्यूज होते हैं। लेकिन SMR साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो उनको सेटअप करना आसान होता होगा। बहुत आसान। इन्हें फैक्ट्री में असेंबल करके ट्रक्स पर रखकर किसी भी लोकेशन पर ले जाकर सेट किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं और इसका सबसे बड़ा कनेक्शन है थोरियम से। थोरियम, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के पास इसका खजाना है। बिल्कुल, दुनिया के ज्यादातर रिएक्टर्स यूरेनियम से चलते हैं, जो हमें वापस आयात करना पड़ता है। लेकिन भारत के पास केरला और दूसरी जगहों की रेत में दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व है, लगभग 4,57,000 टन्स। बाप में, ये तो बहुत मैसिव क्वांटिटी है। हाँ, अभी तक थोरियम को फ्यूल में बदलना मुश्किल था, लेकिन SMRs और नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए हम उस फेज में पहुंच रहे हैं जहां हम अपना खुद का थोरियम यूज करेंगे। जिस दिन ये बड़े पैमाने पर सफल हो गया, भारत एनर्जी लेने वाला देश नहीं बल्कि एनर्जी देने वाला सुपर पावर बन जाएगा। मतलब अगर हम इन सबको जोड़ें, सोडियम आयन बैटरीज जो हमारे समुद्र के नमक से आएंगी और SMRs जो हमारे ही देश की मिट्टी में मिले थोरियम से चलेंगे, तो ये करंट संकट हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। एकदम सही। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर चोक पॉइंट लगना असल में हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पूरे डीप डाइव को सुनने के बाद दिमाग में यही आता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए आग का लगना जरूरी होता है। सही कहा आपने। चाणक्य यानी कौटिल्य ने सदियों पहले एक बात कही थी कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हितों पर टिके होते हैं, भावनाओं पर नहीं। आज जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उसने भारत के हितों पर चोट की है। पर क्या ये चोट लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगी?
यही सबसे बड़ा विचार है जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है। क्या ये 2026 का ग्लोबल एनर्जी संकट भारत के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होगा? क्या इस क्राइसिस के एक्सट्रीम दबाव में आकर भारत आखिरकार उस मिडिल ईस्ट के तेल की गुलामी से आज़ाद होने का रास्ता ढूंढ लेगा और थोरियम और सोडियम आयन के दम पर सच में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी सुपर पावर बन पाएगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जो आने वाले 10 सालों का इतिहास लिखेगी और इसी सोच के साथ हमें इस मुद्दे को लगातार ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की डिस्कशन से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर की तरह सोच रहा है। बिल्कुल, चाहे अजित डोवाल की यूएई और ईरान में हाई लेवल डिप्लोमेसी हो या फ्यूचर डिफेंस एम्बिशंस जैसे अग्नि वीआई, हर मूव इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन को शो करता है। सही कहा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो हमारी वीडियोस पहले अजीत डोवाल, अब पीएम मोदी यूएई में, पीएम मोदी यूएई विजिट एंड इंडियाज गल्फ स्ट्रैटेजी और अग्नि वीआई, क्या इंडिया ग्लोबल स्ट्राइक पावर बन रहा है, जरूर देखिए। हाँ, इन वीडियोस में हमने इंडिया की चेंजिंग जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही डीप स्ट्रेटेजिक कंटेंट लाने के लिए।